नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर लुप्तप्राय प्रजातियों तक जी। और आदिवासी संस्कृति को डिजिटल बनाने की बात भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी। हाँ, और कुछ सामाजिक कानूनी मुद्दे और एक पुराना समुद्री विवाद भी है। बिल्कुल। तो मकसद सिर्फ इनको अलग-अलग देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। सही कहा। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास जानकारी निकलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स। ये भारत अमेरिका व्यापार वाली बात फिर से गर्म हो रही है लगता है। हाँ, देखिए मुद्दे तो ये पुराने हैं, टैरिफ वाले, बाजार पहुंच वाले। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी और ट्रंप प्रशासन के बीच बातचीत शायद फिर शुरू हो। अच्छा। पर साथ में एक चिंता वाली बात भी है। अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर करीब 50% तक टैरिफ लगा दिया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और कुछ लोग इसे भारत के रूस से तेल खरीदने से जोड़कर देख रहे हैं। ओह, तो इसका असर क्या पड़ सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पर? असर तो देखिए गंभीर हो सकता है। हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सीईए, उन्होंने भी कहा है कि इससे जीडीपी पर करीब आधा परसेंट, मतलब 0.5 से 0.6% तक का असर पड़ सकता है। और नौकरियां, खासकर जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट पर चलती हैं। हाँ, वही सबसे बड़ी चिंता है। कपड़ा, गहने, चमड़े का सामान, सी फूड, ये सब जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, इनमें नौकरियों का नुकसान हो सकता है। तो भारत क्या कर रहा है फिर? मतलब सिर्फ बातचीत? नहीं, बातचीत तो एक रास्ता है ही, लेकिन भारत कोशिश ये भी कर रहा है कि एक ही बाजार पर निर्भरता कम हो। जैसे? जैसे यूरोप है, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, इन बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर है। पर यह मुश्किल काम है। हाँ, वो संतुलन साधना। मतलब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी देखो, रूस से रिश्ते भी रखो और घरेलू उद्योगों को भी बचाओ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल पॉलिसी चैलेंज है। सही। अच्छा, अब थोड़ा पूरब की तरफ चलें। शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ, भारत के लिए ये कितना अहम है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान भी इसमें है? जी, एससीओ काफी महत्वपूर्ण मंच है यूरेशिया में। मतलब राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सुरक्षा के लिहाज से भी। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया के देश, ये सब इसके सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है इसका मुख्य? देखिए, कागज पर तो उद्देश्य है सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, आर्थिक जुड़ाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान वगैरह। और भारत वहाँ क्या मुद्दे उठाता है, चीन और पाकिस्तान के होते हुए? भारत का फोकस रहता है आतंकवाद पर, बॉर्डर मैनेजमेंट पर, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब पर। हाल की मीटिंग्स में भी रीजनल टेररिज्म, अफगानिस्तान, कनेक्टिविटी पर बात हुई है। और जहां तक चीन पाकिस्तान का सवाल है, तो देखिए द्विपक्षीय तनाव अपनी जगह है, पर एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां कम से कम बहुपक्षीय मुद्दों पर बात हो पाती है। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात आई तो चीन का वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई, उसका क्या? भारत तो उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की चिंताओं की वजह से भारत ने इससे दूरी बना रखी है। तो फिर कनेक्टिविटी कैसे? भारत एससीओ जैसे मंचों और दूसरे समझौतों के जरिए, जैसे इंस्टीएससी है या चाबहार पोर्ट है, इनके जरिए मध्य एशिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। एससीओ एक तरह से अवसर भी है और चुनौती भी। समझना पड़ेगा ये संतुलन। चलिए अब पर्यावरण पर आते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी, इसकी हालत तो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, बहुत दुखद है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। कभी हमारे घास के मैदानों की शान हुआ करता था ये पक्षी। और अब खत्म होने की कगार पर। कारण क्या है मुख्य? कारण कई हैं। सबसे बड़ा तो है इसके घर का उजड़ना, मतलब हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन। फिर अवैध शिकार भी होता है। और एक बहुत बड़ा खतरा है वो बिजली की ऊंची तारें। हाँ, उनसे टकरा के मर जाते हैं ये। जी, बहुत सारे। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी थी शायद। राजस्थान में कुछ कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, कोशिशें हो रही हैं। एक बड़ी खबर ये थी कि 2025 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कृत्रिम गर्भाधान से पहला जीआईबी चूजा पैदा हुआ। ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। वाह। और वो बिजली की तारों का क्या? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उन्होंने सुझाव दिया है कि गुजरात और राजस्थान में जहां ये बचे हैं, वहां ट्रांसमिशन लाइनों के लिए खास पावर कॉरिडोर बने। पावर कॉरिडोर मतलब या तो तारे अंडरग्राउंड हों या फिर उन्हें इस तरह लगाया जाए कि पक्षियों को खतरा कम हो। अच्छा, और वो अंडों वाला प्रोग्राम भी था कुछ? हाँ, वो राजस्थान वन विभाग का एग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, डेजर्ट नेशनल पार्क में।
वो क्या करते हैं कि जीआईबी के घोंसले से असली अंडे उठाकर सेफ इंक्यूबेटर में ले जाते हैं और वहां नकली अंडे रख देते हैं, ताकि असली अंडे सुरक्षित रहें। जी। इससे चूजों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब तो ठीक है, पर खतरा सिर्फ बिजली की तारों से तो नहीं होगा, डेवलपमेंट का भी प्रेशर होगा। बिल्कुल, असली चुनौती वही है, पर्यावास का विखंडन, मतलब फ्रैगमेंटेशन। नई सड़कें बन रही हैं, सोलर फार्म, विंड फार्म, सिंचाई परियोजनाएं, ये सब इनके घास के मैदानों को छोटा कर रही हैं। यहाँ तक कि पीएमजीएसवाई जैसी जरूरी योजनाएं भी शायद। हाँ, अगर ठीक से प्लानिंग न हो तो इन इकोसिस्टम पर दबाव डाल सकती हैं। ये वही विकास बनाम संरक्षण वाली बहस है। तो आगे क्या करना चाहिए? मतलब क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? तुरंत जरूरत है कि इनकी जो बचे खुटे घर हैं उन्हें कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन मिले। बिजली लाइनों का हल निकालना होगा, अंडरग्राउंड या कॉरिडोर। अंडा बचाने वाले प्रोग्राम बढ़ाने होंगे। और लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी, स्थानीय समुदायों को साथ लेना होगा। और जो कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या सीएमएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, उनका सख्ती से पालन हो। पीआईएल्स में भी पारदर्शिता रहे। सही। विकास की बात चली रही है तो पीएमजीएसवाई पर आते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका फेज 4 शुरू हो गया है। सड़कें तो खैर जरूरी हैं ही, पर इसमें क्या खास है? देखिए, पीएमजीएसवाई का मकसद तो हमेशा से रहा है गांव देहात को पक्की सड़कों से जोड़ना, हर मौसम में कनेक्टिविटी देना। और सड़कें सिर्फ आने जाने के लिए नहीं होती। हाँ, उनसे तो पूरा विकास जुड़ा है। बिल्कुल, गवर्नेंस बेहतर होती है, स्वास्थ्य शिक्षा तक पहुंच आसान होती है, बाजार जुड़ते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इमरजेंसी में मदद पहुंचती है। पीएमजीएसवाई 4 जो अभी 11 सितंबर 2024 को मंजूर हुआ है, वो इसी कड़ी में अगला कदम है। क्या लक्ष्य रखे गए हैं इसमें, और बजट कितना है? लक्ष्य है कि 2024-25 से लेकर 2028-29 तक, मतलब अगले 5 साल में, करीब 62,500 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बने। इससे लगभग 25,000 और दूर-दराज के गांव जुड़ेंगे। बजट है करीब 70,125 करोड़ रुपए का। इसका असर क्या होगा गांव के विकास पर, रोजगार पर? असर तो बहुत बड़ा होगा। ग्रामीण विकास तेज होगा, खेती को फायदा होगा, नॉन एग्रीकल्चरल रोजगार बढ़ेंगे, महिलाओं और जो पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए मौके बढ़ेंगे। और एक और बात, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। अच्छा, वो कैसे? जब गांव तक अच्छी सड़क होगी तो माल ढुलाई आसान और सस्ती होगी ना। इससे पूरी सप्लाई चेन सुधरेगी। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वैसे भी ज्यादा रही है जीडीपी के मुकाबले। कहते हैं अब ये करीब 9% पर आ गई है, जो अच्छा है। लक्ष्य तो बड़े हैं, पर क्या ये योजनाएं आसानी से लागू हो जाती हैं? जमीन वगैरह की दिक्कतें आती होंगी? हाँ, चुनौतियां तो आती हैं। जमीन के मालिकाना हक के पचड़े होते हैं, लैंड एक्विजिशन में टाइम लगता है, कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में देरी हो जाती है, बजट का सही इस्तेमाल और क्वालिटी बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। और पर्यावरण का मुद्दा तो है ही, जैसा हमने जीआईबी वाले केस में देखा। जी बिल्कुल, एनवायरमेंट क्लियरेंस और इम्पैक्ट असेसमेंट भी जरूरी है। चलिए, अब कल्चर और टेक्नोलॉजी के एक अनोखे मेल पर चलते हैं। आदि संस्कृति, ये एक डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जैसी है। ये क्या है? हाँ, ये सरकार की एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहल है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। मकसद ये है कि भारत की जो इतनी विविध और समृद्ध आदिवासी कलाएं हैं, संस्कृति है, भाषाएं हैं, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उसे डिजिटल तरीके से बचाया जाए, बढ़ाया जाए। और साथ ही शायद उनके लिए कुछ अवसर भी पैदा हों। बिल्कुल, संरक्षण के साथ साथ शिक्षा और आजीविका के मौके बनाना भी इसका लक्ष्य है। ये काम कैसे करेगा? मतलब इसके हिस्से क्या क्या हैं? इसके 3 मेन पिलर हैं। एक है डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी। यहाँ आदिवासी कलाओं पर ऑनलाइन कोर्स होंगे, वो भी इमर्सिव तरीके से। इमर्सिव मतलब जैसे आप वर्चुअल रियलिटी या 3D में अनुभव कर सकें। दूसरा है सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी। ये एक तरह का डिजिटल म्यूजियम या लाइब्रेरी होगा, जहां सारे दस्तावेज, फोटो, वीडियो वगैरह सेव होंगे। और तीसरा है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसका नाम आदि हाट रखा है। यहाँ आदिवासी कारीगर अपने बनाए सामान सीधे बेच सकेंगे। अच्छा, तो शुरुआत में क्या क्या होगा इसमें? शुरू में करीब 45 कोर्स डालने का प्लान है, जैसे अलग अलग डांस फॉर्म, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक, लोक कथाएं। और रिपोजिटरी में 5,000 से ज्यादा दस्तावेज, पेंटिंग, कपड़े, बुनाई, क्राफ्ट, ये सब। कौन सी संस्थान इसमें शामिल है? पहले फेज में देश के 15 जो स्टेट लेवल के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRIs हैं, वो जुड़े हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ वगैरह। ये तो वाकई में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल लग रहा है, कल्चर को बचाने और लोगों को सशक्त करने के लिए। निश्चित रूप से इससे भाषाएं, कलाएं, परंपराएं जो शायद लुप्त हो रही हों, वो बच सकती हैं और आदिवासी युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़कर नए रास्ते भी मिलेंगे। शिक्षा, कमाई, डॉक्यूमेंटेशन, सब एक साथ। टेक्नोलॉजी की बात चली है तो ISRO पर आते हैं। SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें क्या नया हो रहा है? जी,
SSLV जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इसरो का छोटा रॉकेट है। हम्म। छोटे और नैनो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो में भेजने के लिए, मतलब करीब 500 किलो तक के सैटेलाइट्स। इसका फायदा क्या है? बड़े रॉकेट तो है ही हमारे पास। फायदा है कि ये सस्ता है, जल्दी तैयार हो जाता है और इसकी जरूरत के हिसाब से लॉन्च किया जा सकता है। छोटे सैटेलाइट्स का मार्केट बढ़ रहा है, तो उनके लिए ये एकदम सही है। इसमें 3 सॉलिड स्टेज हैं और आखिर में एक लिक्विड इंजन VTM है, सटीक ऑर्बिट के लिए। और खबर है कि इसकी टेक्नोलॉजी HAL को दी गई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट है। इसरो ने SSLV बनाने की तकनीक HL को ट्रांसफर कर दी है। अब HL भी इसे बनाएगा और कमर्शियल लॉन्च करेगा। अच्छा, तो मतलब अब इसरो के साथ साथ एक और कंपनी ये रॉकेट बनाएगी? जी, उम्मीद है कि HAL अगले 2 साल में अपने मॉडल बना लेगा और शायद अगस्त 2027 तक कमर्शियल उड़ानें भी शुरू कर दे। तो इससे भारत को क्या मिलेगा, मतलब ग्लोबल स्पेस मार्केट में? बहुत कुछ। छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। डेवलपिंग देश, प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज सब अपने छोटे सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। SSLV के कमर्शियलाइजेशन से भारत इस मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकता है। मतलब विदेशी मुद्रा भी आएगी? बिल्कुल। लॉन्च सस्ता होगा, जल्दी होगा, हम ज्यादा लॉन्च कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी, कंपटीशन, सेफ्टी। चुनौतियां तो हैं। पहली, लॉन्च को भरोसेमंद बनाना होगा, हर बार सफल होना जरूरी है। दूसरा, स्पेस में कचरा बढ़ रहा है, टक्कर का खतरा है, उसका ध्यान रखना होगा। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स, टेस्टिंग, रेगुलेशन वगैरह। और कंपटीशन तो है ही, दुनिया में कई कंपनियां छोटे रॉकेट बना रही हैं। चलिए, अब कुछ सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर आते हैं। एक टर्म सुनने में आई, अक्विटेड बट फॉरगॉटन। ये क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। मतलब कोई व्यक्ति कोर्ट से तो बाइज्जत बरी हो गया, कानून ने उसे निर्दोष मान लिया, लेकिन समाज में या मीडिया में या कभी-कभी रिकॉर्ड्स में भी उस पर लगा आरोप या शक खत्म नहीं होता। कानूनी जीत के बाद भी सामाजिक दाग रह जाता है। क्या ऐसे कुछ हाल के केस हैं जिनसे ये बात समझ आए? हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें सीधे इस लेबल से तो कोई केस नहीं है, पर कई मामलों में बरी होने के जो कारण बताए गए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे ठाणे में नकली नोट का एक केस था, जिसमें 2 लोग इसलिए बरी हुए क्योंकि जांच में बहुत कमियां थीं। ओके। या यूपी के एटा में गैंग रेप का मामला था, जहां महिला ने खुद कहा कि आरोप राजनीतिक दुश्मनी में लगाए थे, तो आरोपी बरी हो गए। या फिर 2016 का हरबटपुर डकैती केस, जहां सबूत ही नहीं थे, गवाह भरोसे लायक नहीं थे, डिजिटल रिकॉर्ड गायब थे, तो 11 लोग बरी हो गए। तो इन केसेस से क्या पता चलता है? ये कि कानूनी प्रक्रिया तो अपना काम करती है। अगर उचित संदेश से परे दोष साबित नहीं होता तो बरी करना ही न्याय है। लेकिन उसके बाद समाज का रवैया कैसा रहता है, ये बड़ा सवाल है। जांच की क्वालिटी कितनी जरूरी है और मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया का असर कितना गहरा और स्थायी हो सकता है, भले ही आप बाद में निर्दोष साबित हो जाएं। ये मानवाधिकार का भी सवाल है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसी से जुड़ा एक और विचार है, पीढ़ीगत रोष, जेनरेशनल रेज। ये क्या है? ये सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। इसका मतलब है जब किसी एक पूरी पीढ़ी में, मतलब जनरेशन में, कुछ पुरानी चली आ रही समस्याओं की वजह से एक सामूहिक गुस्सा या हताशा फैल जाती है। कैसी समस्याएं? जैसे कोई ऐतिहासिक ट्रॉमा हो या गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएं हों, नौकरियों की कमी, पढ़ाई का प्रेशर, जातीय धर्म का भेदभाव, आर्थिक अस्थिरता। इन सब के कारण जब एक पूरी पीढ़ी असंतोष महसूस करती है तो उसे जनरेशनल रेज कहते हैं। क्या भारत में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, एक लेख का जिक्र है, स्वाइप, क्लिक, रेज, द राइज ऑफ इंडियाज एंग्री ऑनलाइन जनरेशन। ये बता रहा है कि कैसे भारत की युवा पीढ़ी अपनी असल जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, दबाव, गुस्सा, ये सब ऑनलाइन निकाल रही है। ऑनलाइन कैसे? मीम्स के जरिए, तीखी बहसों में, ट्रोलिंग में। मतलब जो ऑफलाइन असंतोष है वो ऑनलाइन दिख रहा है। तो क्या ये सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा है? नहीं, इसका असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। लेख कहता है कि मेंटल हेल्थ पर बात तो बड़ी है, पर मदद या सेवाएं उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। और ये गुस्सा सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार पर भी असर डाल सकता है। मतलब पॉलिसी बनाने वालों के लिए ये एक अहम मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये असमानताएं युवाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं और इसका समाज पर क्या असर हो रहा है। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। युवाओं से बातचीत, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा में सुधार और सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
ये द्वीप है कहाँ और क्यों अहम है? कच्चा थीवू एक छोटा सा वीरान द्वीप है पार्क स्ट्रीट में, करीब 250 एकड़ का। ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के डेल्फ्ट आइलैंड के बीच पड़ता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शायद ज्यादा ना हो, पर मछुआरों के लिए दोनों तरफ के, खासकर तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के, इसका पारंपरिक महत्व रहा है। किस तरह का महत्व? वो वहां मछली पकड़ने जाते हैं, अपने जाल सुखाते हैं, आराम करते हैं, और वहां एक सेंट एंटोनी चर्च भी है जहां सालाना उत्सव में दोनों देशों के लोग जाते हैं। तो झगड़ा किस बात का है? ये द्वीप है किसका? देखिए, इतिहास में जाएं तो ब्रिटिश राज में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, फिर रामनाड जमींदारी के तहत। लेकिन 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ समुद्री सीमा पर। उस समझौते में भारत ने कच्चा थीवू पर श्रीलंका की संप्रभुता मान ली। अच्छा, 1974 में ही? जी, लेकिन समझौते में ये शर्त थी कि भारतीय मछुआरे पहले की तरह वहां जा सकेंगे, जाल सुखा सकेंगे और चर्च उत्सव में हिस्सा ले सकेंगे। फिर 1976 में एक और समझौता हुआ जिसने समुद्री आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ को और क्लियर किया। तो अगर 1974 में तय हो गया था, तो अब ये मुद्दा फिर क्यों उठ रहा है? मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरे लगातार शिकायत करते हैं कि श्रीलंकाई नेवी उन्हें कच्चा थीवू के पास मछली पकड़ने से रोकती है, गिरफ्तार करती है, उनकी नावें जब्त कर लेती है। उनका कहना है कि ये उनके पारंपरिक अधिकार का हनन है। हाल में तमिलनाडु विधानसभा ने भी कुछ प्रस्ताव पास किया है। हाँ, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि 1974 का समझौता रद्द किया जाए और कच्चा थीवू को वापस लिया जाए ताकि मछुआरों के अधिकार सुरक्षित हों। रिपोर्ट्स हैं कि अकेले 2024 में ही 178 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार हुए और 23 नावें जब्त हुईं। इस पर केंद्र सरकार का क्या कहना है और कानूनी स्थिति क्या है? तमिलनाडु सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट गई थी इन समझौतों को चुनौती देने। केंद्र सरकार का स्टैंड यही रहा है कि कच्चा थीवू कानूनी तौर पर श्रीलंका का है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते मान्य हैं। लेकिन सरकार ये भी मानती है कि मछुआरों की जो समस्याएं हैं उनका हल बातचीत से और मानवीय आधार पर निकलना चाहिए। तो ये सिर्फ द्वीप का मामला नहीं है, इसमें मछुआरों की रोजी रोटी, भारत श्रीलंका संबंध और तमिलनाडु की राजनीति सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल, ये हजारों मछुआरा परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। ये पार्क स्ट्रीट में समुद्री सीमा, मछली पकड़ने के अधिकार, सुरक्षा, इन सब से जुड़ा संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दा है। और हाँ, तमिलनाडु में ये एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी है। तो आज हमने कई अलग अलग तरह के मुद्दों को छुआ, वैश्विक व्यापार से लेकर स्थानीय पर्यावरण तक, डिजिटल भविष्य से लेकर ऐतिहासिक विवादों तक। हाँ, और ये देखा कि ये सब कैसे जुड़े हुए हैं। ट्रेड पॉलिसी का असर नौकरियों पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्यावरण पर, टेक्नोलॉजी का संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर। इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है, भारत अपनी जो आंतरिक चुनौतियां हैं, पर्यावरण की, समाज की, अर्थव्यवस्था की, और जो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा? बिल्कुल, खासकर तब जब वो एक तरफ अपनी पारंपरिक जड़ों, संस्कृति, स्थानीय ज्ञान को महत्व दे रहा है और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स में अपनी जगह बना रहा है। क्या यह संतुलन संभव है या इसमें हमेशा एक खींचतान बनी रहेगी? ये शायद आने वाले वक्त में भारत की कहानी तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।